हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने किया था एक शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसे बनाना था, क्या बनाना था, उसके बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में एंड में हमने करते करते एक चीज़ नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, कपल। और कपल मतलब हमने बोला था एक तरीके का मूवमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके आने से क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे सॉल्व होगा, वो हमने बात करी थी, लेकिन न्यूमेरिकली उस पर बात नहीं करी थी। तो हम क्या करते हैं, आज उसको एक न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखते हैं और उसके कारण क्या इम्पैक्ट आएगा किसी स्ट्रक्चर पे वो बात करते हैं। कैसे क्या वैल्यूज़ आएंगी, क्या सडन इंक्रीज डिक्रीज होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कपल के केस में कि जहाँ कपल लगा होता है वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आपकी शेयर फोर्स की वैल्यू में कपल का कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि कपल एक तरीके का आपका क्या होता है, मूवमेंट। इसलिए हम शेयर फोर्स के कैलकुलेशन में मूवमेंट को कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब हम बात करेंगे मूवमेंट निकालने के लिए, मतलब बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए, तो हमने सबसे पहले बोला कि कपल की टेंडेंसी होती है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करने की। तो ये हमने बात करी थी। दूसरा हमने बोला था कि कपल खुद एक प्रकार का मूवमेंट होता है, इसलिए उसमें कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मेन हमें ध्यान रखनी है। अगर कपल मेरा क्लॉकवाइज होगा और राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन कर रहा हूँगा, तो जो मेरा फंडा होता है RCN, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, उसी की तरह यूज़ करके हम क्या कर देंगे, उसको उसी की तरह यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव अगर कपल भी लगा है तो उस केस पे हम उसको ले लेंगे माइनस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लगा होगा तो उसको हम ले लेंगे प्लस, है ना। ये कपल मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, ये कपल मोड़ा मोड़ी वाला कपल नहीं है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कपल नहीं है। हाँ, उसकी तरह समझ सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि क्या मतलब होगा, कैसे हम उसको प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ जब हम बीम के केस पे बात कर रहे हैं तो हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कपल होगा, है ना। और ये हमारी बेसिक आज लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद हम जाएंगे, मूव करेंगे हमारा एक्चुअल थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, क्योंकि जितना भी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में बेसिक चाहिए था वो आज के क्लास के बाद हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद भी पढ़ाते पढ़ाते कहीं लगेगा कि हाँ वहाँ बेसिक और बताना जरूरी है, तो मैं वहाँ भी आपको बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, जिसपे आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन लिया अपन ने, एक बीम है AB। कैसा बीम है, यहाँ आपका हिंज सपोर्ट लगा है, यहाँ रोलर सपोर्ट लगा है, यहाँ कुछ नहीं है। तो एक तरीके से ये आपका यहाँ सिंपली सपोर्टेड हो गया, लेकिन ये पार्ट बाहर निकल गया, तो इसको अपन बोल सकते हैं ओवरहैंगिंग बीम। अगर यहाँ फिक्स होता है ऐसा तो ये कैंटिलीवर बीम हो जाता। लेकिन अभी आपका क्या है, यहाँ है क्या है, हिंज सपोर्ट है, ये पहिया लगा है तो रोलर सपोर्ट, और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इस केस पे अपन बात करते हैं। तो हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था कि जहाँ भी मेरा हिंज सपोर्ट होगा वहाँ मेरी दो रिएक्शन रहेंगी। जहाँ भी मेरा हिंज सपोर्ट होगा वहाँ मेरी दो रिएक्शन रहेगी। एक तो रहेगी वर्टिकल, सपोज मैंने इसको बोल दिया RA, और दूसरी रहेगी मेरी हॉरिजॉन्टल HA। ठीक है, फिर मैंने बोला जहाँ रोलर लव होगा वहाँ रोलर पे एक ही रिएक्शन रहेगी, उस रिएक्शन को मैं बोलूँगा वर्टिकल रिएक्शन, और उस रिएक्शन की वैल्यू RB, जो मैंने बात करा था, डिस्कस किया था सेकंड क्लास पे, जो बेसिक की बात कर रहे थे कि पॉइंट लोड क्या होता है, ठीक है, UDL क्या होता है, UVL क्या होता है, कितने टाइप के बीम होते हैं, कितने टाइप के लोड होते हैं, और कितने टाइप की रिएक्शन होती है। तो हम रिएक्शन की बात कर रहे थे। तो रिएक्शन या एंड सपोर्ट, तो ये है आपका हिंज सपोर्ट, ये है रोलर। हिंज पे दो रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और रोलर पे एक ही केवल वर्टिकल। तो RA RB आपको निकालना है। तो हमने बोला कि हमारे तो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो उसका यूज करके हम क्या निकालते हैं, रिएक्शंस निकालते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्टेप मेरी हुई कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन। किसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी कि समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जितना फोर्स एक डायरेक्शन में अपवर्ड ले लिया इक्वल टू जितना फोर्स डाउनवर्ड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ देखता हूँ स्ट्रक्चर पे अपवर्ड फोर्स मेरा कितना जा रहा है, एक तो RA जा रहा है और एक RB जा रहा है। डाउनवर्ड फोर्स कितना आ रहा है, 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन पर मीटर का। और ये कपल है, और मैंने बोला था कपल को शेयर फोर्स के कैलकुलेशन में या फोर्स के कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना, मतलब ये कपल है नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने बोला टोटल वर्टिकल फोर्स एक तो जा रहा है, यहाँ बोल दिया जितना अपवर्ड जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ दो, इक्वल टू जितना डाउनवर्ड जा रहा है उसको एक तरफ। समीशन का मतलब ये होता है जोड़ना। तो अपवर्ड जा रहा है साहब RA, अपवर्ड जा रहा है RB, और आपका डाउनवर्ड अगर मैं देखता हूं तो डाउनवर्ड ये मूवमेंट से कोई लेना देनी है। डाउनवर्ड ये लगा UDL है
10 न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर के लिए कितना है 10 न्यूटन, तो 4 मीटर के लिए कितना होगा 1 मीटर के लिए 10, तो 4 मीटर के लिए 10 इंटू 4, ये फोर्स में बदल गया। इसका मतलब मेरा RA प्लस RB इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका क्या है यूडीएल, और यूडीएल की क्या होता है फोर्स में बदलने के लिए जितने मीटर पे लगा उसका इंटू, तो 10 न्यूटन का है कितने मीटर पे लगा, तो 10 इंटू 4 मीटर पे लगा, तो 10 इंटू 4 माने 40 न्यूटन। ये आपका पहली रिएक्शन हो गई। सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। इसका मतलब जितना फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ लूं, और जितना फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है उसको एक तरफ जोड़ लूं। ठीक है, तो यहां पे देखता हूं मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स जा रहा है जिसका नाम मैंने बोल दिया H फॉर हॉरिजॉन्टल, A फॉर A पॉइंट पे, और यहां से इस मेंबर पे कहीं भी कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। इसका मतलब यहां तो कुछ नहीं, तो HA मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 0। तीसरी बात करता हूं मैं समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो किस पॉइंट के अबाउट ले लूं, मैं बोलता हूं A के अबाउट ले लेता हूं, तो इसी का मतलब हुआ समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू समीशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। उसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत है कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, इस सब में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इसको नहीं भी लगाओगे और अपने आरसीएन के फंडे से चलोगे भी तो भी आपका काम चल जाएगा। दोनों चीजें समझना, जब मैं इसकी बात करता हूं तो कैसे लिखूंगा, आरसीएन की बात करता हूं तो कैसे लिखूंगा, इससे मेरी एक स्टेप कम हो जाती है और कुछ नहीं होता है। देखते हैं, पहले मैं बात करता हूं कि नहीं सर मैंने तो इतनी मेहनत से याद किया, क्या याद किया, इसकी राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है सर, क्या याद किया इसके आरसीएन के हिसाब से कि सर राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज एंड फोर क्या नेगेटिव होता है सर। ठीक है साहब, आप इसको मान लो, कोई मनाही नहीं है, इसको मान के भी आप काम चला सकते हो। कहां मूवमेंट ले रहा हूं मैं ए पॉइंट पे, तो मैंने बोल दिया टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। मैं आपके हिसाब से चलता हूं, सर मैंने लिखा टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। दोनों तरीके हैं, पहले मैं इस तरीके से समझाता हूं और बाद में समझाऊंगा कि वही मतलब यहां इनडायरेक्टली इसका 2 स्टेप आगे पहुंच गए थे हम। ठीक है, तो मैंने बोला ए पॉइंट पे आउट मूवमेंट लेना है। ये कपल कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, ये आरबी कैसे घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये 10 कैसे घूम रहा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपका 3 डायरेक्शन हो गए। मैं अगर सर राइट हैंड साइड से ही तो बात कर रहा हूं, आरसीएन से क्यों ना लिख दूं, लिख दो, कोई मनाही है क्या। तो पूरा मूवमेंट एक तरफ इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव। यहां खड़ा हूं, सबसे पहले 40 कैसे घूम रहा है, 40 घूम रहा सर क्लॉकवाइज, 40 न्यूटन पर मीटर। ये क्या है आपका 40 न्यूटन पर मीटर कपल है, और कैसा है क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो क्या सर मैं इसको -40 इंटू कुछ लिखूं, इंटू कुछ लिखूं, 40 इंटू क्या ऐसा लिख दूं, 2 और 4 6 और 2 8 और 3 11, 40 इंटू 11 लिख दूं क्या। कितने लोग बोल रहे हैं हाँ, मेरे ख्याल से 40 इंटू 11 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कपल एक तरीके का मूवमेंट है, यूनिट है न्यूटन मीटर, और जब अपना पहले ही से कपल है तो तीसरा कोई लाइन मारेगा या हरकतें करेगा तो अच्छा होता है क्या, नहीं होता ना। तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, कपल खुद ही एक तरीके का मूवमेंट है, तो केवल नेगेटिव या पॉजिटिव लिखना है, वो आपके ऊपर है ना। तो ये आपने लिखा क्योंकि सर क्लॉकवाइज है तो -40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, क्योंकि ये खुद ही कपल है। अगर फोर्स होता तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करते। ठीक है सर, आर भी घुमाया सर एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो सर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, मैं लिख दो प्लस कितनी वैल्यू हो जाएगी सर आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सर इसकी 2 और 4 और 2 8, तो आरबी इंटू 8 लिख दूं क्या सर, आरबी इंटू 8 भी हो गया। फिर सर ये 10 तो देखें, 10 घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो सर क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो सर मैंने लिखा -10। क्यों 10, क्योंकि ये 10 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे 10 है तो 4 मीटर पे लगा, तो 10 इंटू 4 ये क्या हुआ फोर्स। यूडीएल कहां एक्ट होता है, यूडीएल कहां एक्ट होता है, उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पे आती है, सेंटर पे। सेंटर मतलब 4/2, जरा ए तक पहुंचे क्या वो देखो, 4/2 मतलब इस सी पॉइंट तक जाए, कहां तक जाने का है, ए तक जाने का है, और कितना ऐड कर दूं, +2 और कर दूं सर, +2 और कर दूं, तो मैंने +2 और कर दिया सर। अब देखें इसके अलावा और कोई है क्या,
इसके अलावा और कोई है नहीं, आ रहे तो वहीं की वहीं है। इक्वल टू 0 या तो ऐसा लिख लो, या तो ऐसा लिख लो कि समीशन ऑफ मोमेंट, पूरे मोमेंट को एक तरफ इक्वल टू 0 कर दिया, या तो ऐसा लिख लो, या समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज लिख लो। सर इसका मतलब अब देख लो, अब मैं माइनस वाले को उधर ले जा लेता हूं, तो मैंने लिखा RB इंटू 8 इक्वल टू -40, उधर जाके +40 हो गया, माइनस ये पूरा टर्म 10 इंटू 4/2 + 2। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं वैसा नहीं भी लिखता और मैं लिखता कि सर एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ जोड़ दो और क्लॉकवाइज को एक तरफ छोड़ दो, इसका मतलब उससे मेरा क्या हो जाता, एक स्टेप में आगे आ जाता। अगर मैं बोलता कि साहब एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ जोड़ दो और क्लॉकवाइज को एक तरफ, तो देखो RB इंटू 8 हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और कुछ एंटी क्लॉकवाइज है नहीं है, इक्वल टू क्लॉकवाइज को एक तरफ जोड़ना है। तो ये क्लॉकवाइज कितना 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, 11 का इंटू नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, कपल है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस आगे बात करता हूं तो क्या हुआ, ये है 10 इंटू 4, कितना हुआ 10 इंटू 4, काय में बदला, फोर्स में, कहां एक्ट होगा, सेंटर पे, तो सेंटर मतलब 4/2, यहां तक पहुंचे, ए तक जाने के लिए +2। तो अल्टीमेटली एक लाइन बचती है, नहीं मानना आपको तो आप ऐसे ही राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव से भी सॉल्व करोगे, एक लाइन नहीं बचेगी, एक और निकल जाएगी, इतना लिख रहे हैं, थोड़ा सा और ज्यादा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए उस तरीके से बताया था। तो RB इंटू 8 इक्वल टू 40, ये कैंसिल किया 2 से, तो 40 + 10 इंटू 4, 40 इंटू ये हो गया 4, तो RB इक्वल टू हो गया आपका कितना 200 डिवाइडेड बाय 8, तो RB इक्वल टू 25 न्यूटन आ गया क्या, RB इक्वल टू 25 न्यूटन आ गया क्या, RB इक्वल टू 25 न्यूटन आ गया क्या, चेक कर लो, है ना, 44 + 160 + 40, 200 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपका 25 न्यूटन आ गया। क्या कर दोगे आप बोलोगे पुट RB इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, लिख देता हूं, तो मैंने लिखा RA + RB इक्वल टू 40, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, RA + RB की वैल्यू रख दी 25, तो ये हो गया 40, तो RA इक्वल टू हो गया 40 - 25, तो क्या RA इक्वल टू 15 न्यूटन हो गया। किसी को इसमें कोई दिक्कत या परेशानी, किसी को इसमें कोई दिक्कत या परेशानी कि मेरा रिएक्शन निकालना था, तो एक रिएक्शन आ गई साहब कैलकुलेशन के बाद, RB की वैल्यू कितनी 25, RA की वैल्यू कितनी 50, ठीक है। इस रिएक्शन निकालने में किसी को कोई दिक्कत क्या, देख लीजिए एक बार, नहीं तो फिर से मैं एक बार बताता हूं, एक बार देख लीजिए 2 मिनट के लिए, फिर वीडियो रिकॉर्ड करके लिख लीजिएगा, फिर मैं मिटाने से पहले एक बार बताऊं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो कोई बात ही नहीं है। रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आपका क्या था, हिंज सपोर्ट था, 2 रिएक्शन आएगी, एक वर्टिकल दूसरी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट था तो कितनी रिएक्शन आएगी, केवल एक वर्टिकल। मैंने बोला ये RA ये H है और इसको RB लिख दिया। मैंने बोला पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जितना अपवर्ड फोर्स जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ लो और डाउनवर्ड जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ लो। तो मैंने बोला अपवर्ड जा रहा RA + RB और डाउनवर्ड जा रहा 10 × 4, तो ये हो गया आपका सॉल्व करने के बाद RA + RB इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा मैंने बोला इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है समीशन ऑफ H इक्वल टू 0, इसका मतलब जितना फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा उसको एक तरफ जोड़ लूँ और जितना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है उसको एक तरफ जोड़ लूँ। तो यहाँ से मेरा फोर्स जा रहा है H है, लेकिन इस स्पान पे कहीं भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 0। तीसरा होता है मोमेंट अबाउट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, तो आपने बोल दिया एक अबाउट ले लो, तो आपने बोला मोमेंट अबाउट एट एनी पॉइंट 0, या तो वैसा लिख लो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक तरफ जोड़ दूं और क्लॉकवाइज मूवमेंट को एक तरफ जोड़ दूं। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो सर हम तो इतना क्यों मेहनत करें, हमने तो RCN पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, आप RCN भी लगा दोगे तो अल्टीमेटली उसी स्टेप में पहुंचोगे जो हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए RNC लगाना है सर, तो ये 40 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज लिख दिया, RB कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, ये 10 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज लिख दिया। तो मैंने बोला A पॉइंट अबाउट मोड लेना है, तो 40 है ना, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, इसलिए लिखा मैंने -40, डिस्टेंस 4 और 2 6 और
2 8 और 3 11, तो क्या मैं 40 इंटू 11 कर दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कपल है और कपल एक तरीके का मूवमेंट होता है, तो कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, इसलिए मैंने केवल और केवल लिखा उसको -40। प्लस क्यों? क्योंकि आरबी एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 और 4 6 और 2 8 मतलब 8, तो आरबी इंटू 8 हो गया। उसके बाद ये 10 कैसे घूम रहा है? तो 10 क्लॉकवाइज, तो -10 इंटू 4 हुआ फोर्स, और कहाँ एक्ट होगा? सेंटर पे, तो 4/2 से सी तक आ गए, ए तक जाने के लिए +2 और कर दिया, इक्वल टू क्या कर दो? 0। तो अब मैंने क्या किया? एंड इसको प्लस वाले को यहीं रहने दिया, माइनस वाले को वहां ले गया, तो आरबी इंटू 8 प्लस यहीं रह गया, -40 वहां गया तो प्लस का 40, माइनस का 10 वहां गया तो 10 इंटू 4 इंटू 4/2 +2, 2 2 = 4, तो ये हो जाएगा ऐड। तो आरबी इंटू 8 इक्वल टू 40 प्लस 10 इंटू 4 40 और 2 हो गया 4, तो ये हो जाएगा 160। ऐड कर दूंगा तो आरबी इंटू 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा 200, तो आरबी इक्वल टू 200/8 तो 25 न्यूटन। और जब मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो फर्स्ट इक्वेशन निकल जाएगी मेरी रिएक्शन। मैंने RA प्लस RB इक्वल टू 40 था, तो RA प्लस RB की वैल्यू रखी 25, तो RA इक्वल टू 40 - 25 इक्वल टू कितना? 15 न्यूटन। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया है? रिएक्शन। और बिना रिएक्शन के मेरा काम नहीं चल पाएगा, बिना रिएक्शन के मेरा काम नहीं चल पाएगा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पे। तो RA की वैल्यू तो लिख दी साहब मैंने, कितनी? 15 न्यूटन, और RB की वैल्यू मैंने लिख दी कितनी? 25 न्यूटन। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिना रिएक्शन के मेरा कोई काम नहीं चल पाएगा, ये थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है। रिएक्शन निकालूंगा तभी मैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पाता हूं, तभी मेरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो अब मैंने निकाल दिया यहाँ रिएक्शन। अब मुझे किसके लिए कैलकुलेशन करना है? तो अब मुझे कैलकुलेशन करना है शेयर फोर्स डायग्राम के लिए। और शेयर फोर्स डायग्राम के लिए मैंने बोला था कि कैलकुलेशन करने के लिए क्रिकेट का RUN रन माने RUN रन माने राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव। तो मैं लिखता हूं कैलकुलेशन फॉर किसके लिए कर दूं? शेयर फोर्स। हाँ, डायग्राम में लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, वैसे शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन निकल। तो कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स करता हूं। तो जब शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करता हूं तो मैंने बोल दिया कि शेयर फोर्स, और अगर मैं राइट हैंड साइड से एनालिसिस कर रहा हूं तो RUN, R फॉर राइट हैंड साइड, R for right hand side, U for upward, N for negative। तो राइट हैंड साइड अपवर्ड जितना भी फोर्स जाएगा वो नेगेटिव जाएगा। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं शेयर फोर्स कहां पे निकाल दूं? तो शेयर फोर्स में निकाल दूं शेयर फोर्स एट पॉइंट F। तो F पे निकालना, F से शेयर फोर्स को शो कर दिया और F पॉइंट को शो कर दिया। तो F पे कोई फोर्स है क्या? नहीं है, तो साहब FF की वैल्यू 0, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, FF पे 0। अब मैं बोलता हूँ शेयर फोर्स, और जो मेरे वैल्यू आती है फोर्स की उसको डब्बे में लिख देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ शेयर फोर्स एट पॉइंट E की बात करता हूं। जब मैं E की बात करता हूं तो E तक मुझे क्या दिख रहा है वो मैं बना देता हूं। तो मुझे E तक कपल दिख रहा है 40 न्यूटन मीटर का। F पे कोई भी फोर्स नहीं, ये E पॉइंट। अब देखता हूं मैं E पे खड़ा हूं, F पे कोई फोर्स है? नहीं है। E पे क्या है? कपल लगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं शेयर फोर्स का, और शेयर फोर्स में मुझे कपल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्या है? कपल एक तरीके का मूवमेंट है, 40 से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। F फॉर शेयर फोर्स, E फॉर E पॉइंट पे, तो यहां भी कोई वैल्यू नहीं, यहां भी कोई फोर्स की वैल्यू नहीं, तो साहब FE की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी, क्योंकि E तक भी कोई रिएक्शन नहीं है। आगे बात करता हूं, आगे मैंने किसके लिए बात करी? आगे मैंने B पॉइंट पे बात करी। तो मैंने बोला शेयर फोर्स एट पॉइंट B। तो B तक में क्या दिख रहा है वो बनाता हूं। तो B तक में मुझे दिख रहा है कि एक रिएक्शन आ रही है B पे, RB, एक कपल आ रहा है यहाँ पे कितने का? 40 न्यूटन मीटर का। ये डिस्टेंस हो गई 3 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई मेरी 2 मीटर। इस पॉइंट का नाम सुंदर सा F, इस पॉइंट का नाम सुंदर सा E, और इस पॉइंट का नाम B। अब मैं लिखता हूं F फॉर शेयर फोर्स, B फॉर B पॉइंट। B पॉइंट पे चला, यहाँ कुछ नहीं, इसको कंसिडर करूंगा नहीं क्योंकि शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कर रहा हूं, और शेयर फोर्स के कैलकुलेशन में कभी भी मूवमेंट या कपल को कंसिडर नहीं करते। तो B पॉइंट पे रिएक्शन आ रही, कैसी जा रही है?
राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव होता है RUN के हिसाब से, और ये रिएक्शन भी जा रही अपवर्ड, तो माइनस RB, और RB की वैल्यू कितनी है कैलकुलेशन से निकाली 25 न्यूटन। तो RB की वैल्यू आ गई साहब 25 न्यूटन, RB की वैल्यू आ गई 25 न्यूटन। अब कहाँ बनाना है? डी पॉइंट पे बनाना है। तो मैंने बोला शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। तो डी तक में मेरे को क्या दिख रहा है वो बना देता हूँ। तो डी तक के पॉइंट पे मुझे जो दिख रहा होगा वो बनाऊंगा। ये मेरा डी पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है जिसपे आर बी वैल्यू आ रही है, ये मेरा ई पॉइंट है जिसपे कपल आ रहा है 40 न्यूटन मीटर का, और ये मेरा एफ पॉइंट है। इसकी डिस्टेंस मेरी 2 मीटर है, वैसे डिस्टेंस से अभी ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन लिख दो इसकी 3 मीटर है, इसकी 2 मीटर है। तो जब मैं बात करूँ डी पॉइंट पे, तो मेरा एफ फॉर शेयर फोर्स, डी फॉर डी पॉइंट पे, एफ पे कोई वैल्यू नहीं, 40 न्यूटन मीटर लेंगे नहीं क्योंकि कपल है। बी पे क्या हो रहा है? अपवर्ड, अपवर्ड राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, तो माइनस, और ऊपर जा रहा है तो कितना हो जाएगा? आरबी, आरबी की वैल्यू कितनी? माइनस 25 न्यूटन। तो ये मेरा हो गया एफ डी, ये मेरा हो गया डी पॉइंट। अब कहाँ मोमेंट ले लूँ? अब कहाँ मैं शेयर फोर्स निकाल लूँ? सी पॉइंट पे। तो मैंने बोला शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट तक मुझे क्या दिख रहा है वो बना लेता हूँ। तो सी पॉइंट तक मुझे जो दिख रहा है वो मैं बनाता हूँ। तो सी पॉइंट तक मुझे जो दिख रहा है ये मेरा सी पॉइंट हो गया। एक लगा हुआ है इस पे कपल, कितनी डिस्टेंस पे लगा हुआ है? 4 मीटर की डिस्टेंस पे लगा है। कपल की इंटेंसिटी कितनी दी हुई है? कपल की इंटेंसिटी दी हुई है 10 न्यूटन पर मीटर। डी के बाद एक बी पॉइंट है जिसपे एक रिएक्शन है कितने की? 25 न्यूटन की, ठीक है। उसके बाद एक ई पॉइंट है जिसपे कपल है कितने का? 40 न्यूटन मीटर का, और ये मेरा एफ पॉइंट। तो मेरा सी, ये मेरा पॉइंट हो गया डी, ये मेरा हो गया बी, ये हो गया ई, और ये एफ। तो इसके लिए कैलकुलेशन लिखता हूँ मैं, इसके लिए कैलकुलेशन लिखता हूँ। तो जब कैलकुलेशन इसका लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ। इसके लिए कैलकुलेशन जब मैं लिखूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी वो मैं लिख देता हूँ। तो इसके लिए जब मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूँ तो मैंने बोला कि इसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सी के लिए। तो एफ सी, सी पॉइंट पे जाऊंगा तो सी पॉइंट देखता हूँ, एफ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ई पे कपल है तो कोई लेना देना नहीं है। ये कैसा जा रहा है? अपवर्ड, और राइट हैंड साइड RUN से है, राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, तो माइनस कितनी वैल्यू जा रही है? 25। उसके बाद 10 कैसा जा रहा है? डाउनवर्ड, तो राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कितना है यूडीएल? 10 न्यूटन का है। कितने मीटर के लिए? 1 मीटर के लिए। तो 10 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर के लिए 10 है, तो 4 मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 10 × 4, है ना। ये फोर्स की बात कर रहा हूं। अगर मोमेंट की बात करता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता। और कुछ बचा? नहीं बचा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा एफ सी इक्वल टू हो जाएगा -25 + 40, तो ये आ गया आपका 15 न्यूटन। तो एफ सी की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन। उसके बाद मैं कहाँ मोमेंट कितना शेयर फोर्स निकालूंगा? ए पॉइंट पे। तो मैंने बोला शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, ये डब्बे इसलिए बना देता हूँ कि डायरेक्ट वैल्यू देखने जब इतना सारा लिख लोगे तो कहाँ ढूंढते रहोगे, इसलिए डब्बे की वैल्यू देखोगे सीधे। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए की बात करता हूँ तो इस पे 2 तरीके समझाए थे। या तो इस आरे को कंसिडर कर लो और वैल्यू आनी चाहिए 0, और नहीं कंसिडर कर रहे तो एफ, आर ए कंसिडर नहीं कर रहे तो एफ ए बराबर क्या आना चाहिए? आर ए। तो पूरा स्पान है तो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं लिखता हूं एफ से ए। चलता हूं, यहां कोई फोर्स नहीं, 0, ये कपल है, कोई मतलब नहीं। अपवर्ड जा रहा है कितने का? 25 का। अपवर्ड, राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, तो -25, ठीक है। उसके बाद यूडीएल कितना है? 10 न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर के लिए 10, तो 4 मीटर के लिए कितना हो जाएगा? प्लस, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड 10 × 4। और कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके बाद ए पॉइंट पे आर ए को कंसीडर करोगे तो 0 आना चाहिए। आर ए को कंसीडर नहीं करते हो तो आर ए बराबर एफ ए आना चाहिए। मैं नहीं करके देखता हूँ, चेक करता हूँ। तो एफ ए इक्वल टू मेरा हो जाएगा -25 + 40, तो साहब ये 15 न्यूटन आ गया, विच इज इक्वल टू व्हाट? आर ए। अगर आर ए के बराबर आ गया तो सही है। अगर मैं आर ए को कंसीडर कर लेता कैलकुलेशन में तो फिर वैल्यू 0 आनी थी, लेकिन मैंने आर ए कंसीडर नहीं किया, इसलिए वो इक्वल टू किसके आना चाहिए? आर ए। तो मैंने सही किया। तो इस तरीके से मैं क्या निकाल लूंगा? शेयर फोर्स। इस तरीके से मैं क्या निकाल लूंगा? शेयर फोर्स। तो आप
इस शेयर फोर्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कितना आया अपने लिए, है ना। बाकी आप तो वही उतारेंगे तो काम चल जाएगा। एफ पे 0 आया, एफ ई पे मेरा 0 आया, एफ बी पे मेरा -25 आया, एफ सी पे भी मेरा -25 आया, एफ सी पे मेरा +15 आया, एफ डी है वो, एफ पे 0, एफ ई पे 0, एफ बी पे -25 और एफ डी पे भी -25, ठीक है। एफ सी पे +15 और एफ ए आर ए के बराबर 15, ठीक है। तो आप क्या करें, वीडियो रोक कर कैलकुलेशन उतार लें, फिर हम बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम। तो वीडियो रोक लें और वीडियो को रोक के आप क्या कर लें, वीडियो को रोक कर आप कैलकुलेशन लिख लें। तो आपने लिख लिया होगा, तो अब हम बनाते हैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो शेयर फोर्स बनाने के लिए मैंने क्या बोला था कि जो मेरे पॉइंट्स है उसकी एक्सेस लाइन क्या करूंगा, प्लॉट कर दूंगा नीचे की तरफ। इसको प्रोजेक्ट कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद शेयर फोर्स बनाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट पढ़े थे। तो सबसे पहले मैंने 3-4 पॉइंट लिखाए थे। पहला पॉइंट लिखाया था कि पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज शेयर फोर्स डायग्राम, है ना, वो भी बात करेंगे। चौथे नंबर का पॉइंट मैंने लिखाया था कि अगर मेरा शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निगेटिव होगी तो बेस लाइन के नीचे प्लॉट करूंगा और पॉजिटिव होगी तो बेस लाइन के ऊपर प्लॉट करूंगा। तो सबसे पहले बेस लाइन क्या है, ऐसी लाइन जिस पे सबकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो एक लाइन बना दी मैंने प्यारी सी, और इस लाइन का नाम क्या है बेटा, बेस लाइन, है ना। इस पे सबकी वैल्यू 0, मूवमेंट भी 0, शेयर फोर्स भी 0, ऐसी लाइन बेस लाइन। फिर मैंने बोला था पहला पॉइंट कि पॉइंट लोड की टेंडेंसी सडन इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो पॉइंट पे कोई पॉइंट लोड नहीं है। तो मैं पहले पॉइंट के हिसाब से पहला पॉइंट अभी तो दिख नहीं रहा। चौथे पॉइंट के हिसाब से मेरी अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इस बेस लाइन के ऊपर, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो बेस लाइन के नीचे। प्लॉट करता हूं वैल्यू। तो एफ की वैल्यू कितनी आई, तो एफ की वैल्यू आई 0। एफ ई की वैल्यू कितनी आई, तो साहब वो भी आई 0। एफ बी की वैल्यू कितनी आई, वो आई -25। तो पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, तो ये मैंने बना दी 25 नीचे। एफ डी की वैल्यू भी कितनी, एफ डी की वैल्यू भी 25, तो ये सेम यहाँ जाएगी 25, क्योंकि नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। उसके बाद एफ सी की वैल्यू +15, बेस लाइन के नीचे नेगेटिव, बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव। अगर 25 इतना बनाया तो 15 थोड़ा सा कम बना देना, है ना। थोड़ा सा ये पेन पेंसिल लेके स्केल लेके नहीं खींचना है, अंदाजे से बनाना कि ऐसा नहीं हो कि 25 तुम्हारा 15 से छोटा हो जाए। उसके बाद एफ ए पे वैल्यू कितनी, 15, तो ये 15, और लास्ट पे इनिशियल जहां 0 होता है वो तो 0 आएगी। तो मेरा चौथा पॉइंट था कि अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो बेस लाइन के नीचे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो बेस लाइन के ऊपर। तो मेरा फोर्थ पॉइंट मैंने कंसीडर करके डायग्राम पे वैल्यूज प्लॉट कर दी। मेरा फर्स्ट पॉइंट था शेयर फोर्स डायग्राम बनाते समय कि पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। सेकंड पॉइंट था मेरा कि इफ देयर इज अ नो लोडिंग, ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो वहां यूडीएल और यूवीएल, देन शेयर फोर्स डायग्राम विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। देखते हैं, मैं चला ई से एफ पे कोई भी लोडिंग नहीं है, तो मेरा जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लगेगा। 0 को 0 से जोड़ दिया। अगेन चला बी से ई, देयर इज अ नो लोडिंग, कोई लोडिंग है क्या बी से ई में, बी से ई में कोई लोडिंग नहीं है, तो अगेन ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन फिर मैंने पहला पॉइंट पढ़ा कि अगर स्पान पे कोई पॉइंट लोड है तो मेरा डायग्राम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो ये 0 से वैल्यू +0 से वैल्यू -25 चले गई, +0 से वैल्यू -25 चले गई, तो मेरा डायग्राम हो गया डिक्रीज। उसके बाद मैंने पढ़ा इफ देयर इज अ नो लोडिंग, दोनों के बीच में कोई भी लोडिंग नहीं होगी तो डायग्राम मेरा बनेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। डायग्राम मेरा बनेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन।
फिर अगला पढ़ा मैंने इफ देयर इज अ लोडिंग, तो थर्ड पॉइंट था इफ देयर इज अ लोडिंग, ब्रैकेट में लिखा था यूडीएल और यूवीएल, देन शेयर फोर्स डायग्राम विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो मैं देखता हूं सी से डी के बीच में कौन सा है, सी से डी के बीच में यूडीएल लगा है, तो मेरा डायग्राम बनेगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रहना है, कर्व नहीं बनाना, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन क्या रहेगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और गलती से जब मेरा डायग्राम माइनस से प्लस जाए और बेस लाइन को कहीं कट करे, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, उस पॉइंट का नाम कुछ भी नहीं होता है ना, नहीं तो तुम कुछ भी बकने लगो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो नहीं होता, उस पॉइंट का नाम कुछ भी नहीं होता। बस इस पॉइंट पे जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू क्या रहेगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू रहेगी आपकी मैक्सिमम, है ना। तो जब भी आपका शेयर फोर्स डायग्राम निगेटिव से पॉजिटिव जाए और बेस लाइन को कट करे, ठीक है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, उस पॉइंट का कुछ भी नाम नहीं होता, बस उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जब उसमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। अगर यही सेम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के केस में होता और मेरा अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जाता और बेस लाइन को कट करता, बेस लाइन को जिस पॉइंट पे कट करता उस पॉइंट का नाम होता पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, CONTRAFLEXURE, कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है। उसी पॉइंट को अगर मैंने बीम का डिफ्लेक्टेड शेप बनाया और उस पे जाके प्रोजेक्ट किया तो डिफ्लेक्टेड शेप पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जाके क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा, उस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक। तो अभी तो ये शेयर फोर्स डायग्राम था। फिर देखिए ए से सी के बीच में कुछ नहीं, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, चूंकि पॉइंट लोड है तो डिक्रीज हो गया और जीरो हो गया। तो ये मैंने बड़ा सुंदर सा बना दिया। इस सुंदर से डायग्राम का नाम कहलाता है शेयर फोर्स डायग्राम, SFD, क्या बोलते हैं इसको, शेयर फोर्स डायग्राम। फिर से देखें एक बार, मैंने बोला दोनों के बीच में कोई लोडिंग नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन 0 पे 0 मिल गया, दोनों के बीच में कोई लोडिंग नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन 0 0 हो गया। लेकिन बी पॉइंट पे क्या है, एक पॉइंट लोड लगा है और मेरा फर्स्ट पॉइंट, द पॉइंट लोड हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज शेयर फोर्स डायग्राम, तो ये क्या हो गया, वैल्यू 0 से कितनी हो गई, 25 हो गई, लेकिन काय की, माइनस की, तो डिक्रीज हो गया। फिर दोनों के बीच में कुछ भी नहीं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 25 से 25 को जोड़ दिया। फिर देयर इज अ लोडिंग, तो कौन सी लोडिंग है, यूडीएल या यूवीएल, देन आपका क्या हो जाएगा, उस केस पे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो 25 को 15 से मिलाओगे तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आपका शेयर फोर्स डायग्राम ने पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज किया और बेस लाइन को काटा, जहां बेस लाइन को काटा उस पॉइंट का कुछ भी नाम नहीं होता, लेकिन उस पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। अब इसको जब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ कुछ नहीं बोलना, ये तो उसी एक्सिस लाइन पे, ये कहीं नहीं काट रहा, साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, बेस लाइन को कट यहां कर रहा है, एक्सिस पे काटे तो वो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर देयर इज नो लोडिंग, देन क्या बन जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यहां आके पॉइंट लोड के कारण क्या हो गया, डिक्रीज, तो 0। इसको बोलते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। इसको आप बना लीजिए। ठीक है, तो वीडियो रोक के आपने बना लिया होगा। आगे चलते हैं और अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। आप क्या करेंगे एग्जाम में, इसको साइड में बनाएंगे कॉपी के और उसके बाद वहां इस साइड पे कैलकुलेशन करते रहेंगे, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे बना लिया कॉपी को और राइट हैंड साइड पे कैलकुलेशन करते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब चेक करता है तो डायग्राम और इस वैल्यू से भी चेक करके आगे बढ़ जाता है कई बार, क्योंकि इतना उनको मालूम होता है, पढ़ चुके होते हैं, डायग्राम देख चुके होते हैं, चीजें समझ में आ जाती है, तो डायरेक्ट इस डायग्राम से भी आपको नंबर देके वो निकल जाते हैं कई बार। तो डायग्राम जब स्टार्ट में रहेगा, पहली चीज ये है। दूसरा फायदा ये है कि ये डायग्राम अगर आप बार बार बनाने गए तो 10 मिनट तो हर बार क्वेश्चन पे ये खा जाएगा डायग्राम बनाने पे,
है ना, किसका, बीम का। तो ऐसा नहीं करना, एक ही बार बना के पहले शेयर फोर्स डायग्राम बना देना, उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देना है। ये चीज ध्यान रखना है ताकि आपका टाइम कंज्यूम होने से बच जाए, क्योंकि लेंथी पेपर होता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, न्यूमेरिकल है, 4-4 पन्ने 5-5 पन्ने का न्यूमेरिकल अगर होगा तो वो उसको सॉल्व करने में टाइम भी लगेगा, और टाइम लगेगा तो हम ये फालतू टाइम अपना इन सबको बार बार बना के बर्बाद करेंगे तो मतलब नहीं है। एक ही बार में बीम बनाएंगे, नीचे की जगह छोड़ देंगे, एक्सिस लाइन बना के पूरी की पूरी, और साइड में कैलकुलेशन चलने देंगे, डायग्राम फाइनली यहां बनाएंगे, है ना। और हर जो आंसर आ रहा है उसको डब्बे में लिखेंगे ताकि सीधे सीधे जल्दी जल्दी देख के मैं प्लॉट कर सकूं। ठीक है, अब मैं बनाता हूं उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए मैंने लिखा कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, मैंने लिखा कैलकुलेशन फॉर BM बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BM। तो बेंडिंग मोमेंट बनाते समय हमने बोला था जैसे शेयर फोर्स के लिए RUN, वैसा ही मूवमेंट के लिए RCN, R4 हमें पता है राइट हैंड साइड, C4 हमें पता है क्लॉकवाइज, N4 हमें पता है नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज जो भी मोमेंट आएगा उसको हम नेगेटिव मान के चलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, RCN के बाद हमें मालूम है कि कैलकुलेशन करना है और मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं मोमेंट निकालता हूं, मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट F। कहाँ निकालना है बेंडिंग मोमेंट, एट पॉइंट F। M से मोमेंट लिखा, F से F पॉइंट लिखा। इस F पॉइंट पे मोमेंट लेना, कोई भी फोर्स या कुछ है नहीं है, तो मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट न्यूटन मीटर लिख सकते हो, ठीक है, NM। अब मैंने बात करी थी, जब बात कर रहा था लास्ट क्लास में एंड में, कि जहां कपल लगा होगा, कपल की टेंडेंसी होती है डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करने की, है ना। इसको समझाने के लिए मैंने बोला था कि कपल एक तरीके का क्या होता है, कपल एक तरीके का मूवमेंट होता है, मूवमेंट मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। कपल क्या होता है, एक तरीके का मूवमेंट। और ज्यादा समझाने के लिए कि याद रहे के लिए मैंने समझाया था कि साहब आपका बीम मतलब पार्क हो गया, बीम मतलब पार्क, और कपल मतलब अब इस केस पे, पार्क के केस पे, लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मोड़ा मोड़ी, ठीक है। और आप मानते हैं कि अगर पार्क में कोई भी कपल, COUPLE कपल मतलब मोड़ा मोड़ी वाला कपल नहीं पार्क में बैठा है, कोई पुलिस वाला आया, उसके जेब में मान लो 0 रुपए या 100 रुपए जो भी XYZ कुछ भी पैसा था, वो रखा या नहीं भी रखा, 0 था, पूरे कपल में घुमाएगा, जब कोई बैठा ही नहीं होगा मोड़ा मोड़ी, तो उस केस पे उसके जेब में कुछ आएगा क्या, पैसा नहीं आएगा। और पैसे ही से आदमी की वैल्यू है, तो अगर कपल नहीं है तो वहां पे क्या होगा, उसके जेब में पैसा नहीं आएगा, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन पार्क में मान लो मोड़ा मोड़ी बैठे हैं, कपल बैठे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो जाएगा, चमकाएगा, डराएगा, तोड़ मोड़ के बातें करेगा, तोड़ मोड़ के मतलब बैंड करके, है ना, चमकाएगा, डराएगा, बोलेगा नंबर बताओ, घर वाले का नंबर बताओ, मोड़ा मोड़ी डर गया या कुछ हो गया, तो उस केस में उन पे पैसा लेता है। और फिर क्या होता है उस केस पे, जब पैसा ले लिया मतलब उसके जेब में पैसा आ गया, पैसा मतलब आदमी की वैल्यू, तो अगर कपल लगा है या कपल बैठा है तो उस केस पे क्या हो जाता है, आपका वैल्यू इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है ना। डिक्रीज तो जनरली नहीं होती, इंक्रीज ही होती है मोड़ा मोड़ी वाले कपल के केस में, डिक्रीज की चांसेस कम है। वो डिक्रीज मतलब तो फिर बाद में मान लो पुलिस वाला था, फिर कुछ हुआ, उसने कोर्ट केस डाल दिया, लड़के लड़की ने, नियम कानून चलते रहता, तब डिक्रीज होती है। लेकिन एक एग्जांपल के लिए हम तो मान के चल रहा है कि अगर मोड़ा मोड़ी बैठे हैं कपल पे पार्क में, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठे हैं, तो उस केस पे पुलिस वाले की जेब में पैसा तो आएगा ही आएगा। मान लो पहले 0 रुपए था, तो कपल बैठे होने के कारण पार्क पे क्या हो गया, उसके आपका पैसा बढ़ गया, और पैसा बढ़ गया मतलब वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब जहां भी कपल होगा वहां पे मेरा क्या होगा, उसकी टेंडेंसी होगी किसको बढ़ाने के लिए, बेंडिंग मोमेंट को बढ़ाने के लिए। बेंडिंग मोमेंट की ही बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कपल क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब बेंडिंग मोमेंट। पैसा सीधे उंगली से निकलता है क्या, नहीं निकलेगा, वो तो डराएगा तभी निकलेगा, नहीं तो आप लड़की बैठे और पुलिस वाला डराए नहीं, अपना घूम घाम के चला जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, 0।
पर ऐसा होता नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डराता, टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता, टेढ़ मतलब बेंड, बेंड उंगली से निकलता, इसलिए बेंडिंग मोमेंट, हम बेंडिंग मोमेंट के केस पे ही किसको कंसिडर करते हैं, कपल को। ये केवल याद करने के लिए है ना, इसको लेके नहीं बैठ जाना है कि हमारे माँ साहब तो ऐसा सिखाते हैं, हमारे टीचर तो ऐसा सिखाते हैं, केवल ये ध्यान रखने के लिए। तो अपन बात करते हैं, हमने बोला पहले ही पॉइंट लिखा था कि कपल हैविंग टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। और हमने बोला था कि साहब अगर कपल लगा हुआ है, क्लॉकवाइज कपल लगा रहेगा तो नेगेटिव साइन कंसीडर कर लेंगे, राइट हैंड साइड से चल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज कपल लगा और राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन कर रहा है तो पॉजिटिव साइन ले लेंगे। उसके बाद बोला था कि कपल पे कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, क्योंकि कपल खुद ही एक प्रकार का क्या होता है, मोमेंट होता है ना। इसको दूसरे तरीके से समझाया था कि अगर पहले ही से लड़का लड़की हैं, पहले ही से उनकी बॉन्डिंग है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कमिटेड है, तो उसमें कोई तीसरा लड़का टांग अड़ाएगा, लाइन मारेगा, कोई नल्ला लड़का, तो उस केस पे क्या हो जाएगा, झगड़ा फैलेगा, गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, तो वो गलत हो गया। वैसे ही सिमिलरली कपल है तो कपल खुद ही फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसमें अपन ने गलती से भी कपल की यूनिट मान लिया न्यूटन मीटर है, किलो न्यूटन मीटर है, या जो भी किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर है, तो वो तो खुद ही एक तरीके का मूवमेंट है। उसमें और मैं लेंथ का इंटू कर दूं, है ना, एक लेंथ का इंटू कर दो तो यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम फोर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो तो फोर्स या मोमेंट, वो मोमेंट की यूनिट नहीं हुई, है ना। इसका मतलब जब आपका पर्टिकुलर कपल है तो उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, या जो भी कपल जिसका वो चल रहा है, कमिटमेंट चल रहा है, आपस में कमिटेड है, तो उस केस पे किसी तीसरे को लाइन मारने पर लफड़ा ही होता है। तो यही ध्यान रखना है कि कपल के केस पे कोई तीसरा नहीं आए। इसका मतलब कपल के केस पे आपका कपल ही रहना चाहिए, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, तभी क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। इतना समझाने की कहानी केवल इसलिए है क्योंकि जहां कपल लगा होगा वहां मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा उस कपल से पहले राइट और लेफ्ट। राइट मतलब सडनली राइट और सडनली लेफ्ट, सडनली या थोड़ा बोल सकते हैं कि उस कपल से जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट। अब ये राइट और लेफ्ट क्या हुआ, मैं तो यहाँ ई बना लेता हूँ। पहले मैंने बनाया साहब ई, ये पॉइंट था एफ, ये पॉइंट है ई। इस ई पे मैंने लगाया कपल। कपल कैसे लगा हुआ है, क्लॉकवाइज, तो 40 न्यूटन मीटर का कपल लगा हुआ है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 2 मीटर की, ये ई में दिख रहा है। अब मैंने बोला जब मैं ई को देख रहा हूं तो ई के जस्ट राइट की बात करता हूं। जस्ट राइट मतलब मेरा इनडायरेक्टली बोल के चलो कपल को कंसीडर नहीं करना, और जस्ट लेफ्ट की बात करूंगा तो ये कि इस कपल को भी कंसीडर कर लेना है। जस्ट राइट मतलब अगर 2 मीटर का लेंथ है तो 1.998 मान लिया ताकि ये कपल यहां से खिसक गया, और अगर 2 मीटर है तो 2.00001 मान लिया। जस्ट लेफ्ट, है ना, लेंथ नहीं बढ़ा रहा घटा रहा, जस्ट राइट और लेफ्ट में इतना ही है कि राइट में कपल को कंसीडर नहीं करना और लेफ्ट में करना है, क्योंकि कपल की टेंडेंसी क्या होती है, डायग्राम को, कौन से डायग्राम को, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो इस केस में मैं निकालता हूं मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट ई, तो मैंने बोला एम फॉर मोमेंट, ई फॉर ई पॉइंट पे, और लिखूंगा ब्रैकेट में राइट। राइट मतलब इस कपल को कंसीडर यहां नहीं करना, तो एफ पॉइंट पे कोई भी फोर्स है नहीं है, कोई भी कपल है नहीं है, तो इस केस पे एम ई की वैल्यू 0 न्यूटन मीटर हो गई। किसी को इस एम ई राइट में कोई दिक्कत, राइट मतलब इस कपल को कंसीडर नहीं करना, यहाँ देखो तो कुछ फोर्स नहीं है, या यहां से यहां तक देखो तो इसके अलावा कंसीडर करना, तो कोई फोर्स नहीं, कोई कपल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, तो वहां एम एफ की वैल्यू एम ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, लेकिन राइट। लेफ्ट को कंसीडर करूंगा मतलब कपल को कंसीडर करूंगा, तो मैंने बोला एम ई लेफ्ट। और जब मैं लेफ्ट को कंसीडर कर रहा हूं, तो लेफ्ट में कपल दिखेगा, तो कपल कितना है साहब, कपल है क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, यूनिट कितनी है 40 न्यूटन मीटर। तो माइनस क्यों, क्योंकि कपल लगा हुआ है क्लॉकवाइज, माइनस कितना न्यूटन, 40 न्यूटन मीटर। कपल में कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, तो ये 40 न्यूटन मीटर, ये मेरा मूवमेंट हो गया अबाउट पॉइंट ए। किसी को इसमें कोई दिक्कत? आगे बात करता हूं बी पॉइंट पे, तो मोमेंट एट बी क्या निकालना है मुझे, बेंडिंग मोमेंट एट बी, है ना। क्या लिख दूं इसको मैं,
BM मतलब बेंडिंग मोमेंट एट बी, शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं। तो एट बी पे लेना है तो बी तक बना देता हूँ साहब, क्या क्या दिख रहा है। तो बी तक बनाने में जब मैं बनाता हूँ बी पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मैंने बना दिया ई पॉइंट, ये मैंने बना दिया एफ पॉइंट। बी पे एक रिएक्शन लग रही है, कितनी की, 25 न्यूटन की। ये डिस्टेंस यहाँ से 2 मीटर हो गई, ये डिस्टेंस यहाँ से, ये डिस्टेंस मेरी 3 मीटर हो गई, और ये डिस्टेंस मेरी 2 मीटर हो गई। बी तक यही दिख रहा है, बी तक कुछ और तो नहीं दिख रहा, देख लो। बी तक में यही दिख रहा है, एक आरबी, ये 40 न्यूटन पर मीटर का एक लोड। तो बी पॉइंट पे एम, बी पॉइंट पे एम फॉर मोमेंट, बी पॉइंट में मोमेंट लेना है। यहाँ खड़ा हूं, कोई फोर्स नहीं, ये कपल है क्लॉकवाइज, तो कितना लिख दूं, -40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन करना है क्या, नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये कपल है, कितना 40 न्यूटन पर मीटर का फोर्स होता अगर तब मैं करता, लेकिन अभी तो ये कपल है क्योंकि क्लॉकवाइज है तो -40 न्यूटन मीटर। और इस आरबी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी पॉइंट पे कितनी है, 0, तो वो आएगा ही नहीं। डी पॉइंट में मोमेंट लूं तो मैंने बोला बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। डी पे क्या दिख रहा, वो बना देता हूं। यही दिख रहा है मेरे ख्याल से डी तक। तो मोमेंट लेना है डी पॉइंट पे, तो मैंने लिखा एम फॉर मोमेंट, डी फॉर डी पॉइंट पे। यहां मोमेंट लेना हूं, पहले आएगा कपल, कैसा है, क्लॉकवाइज, तो माइनस कितना 40 न्यूटन मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है क्योंकि ये कपल है। आरबी घूमेगा कैसे, आरबी घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज अल्टीमेटली मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो प्लस आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, तो एम डी इक्वल टू आ जाएगा -40, आरबी की वैल्यू 25 इंटू 2, तो ये आपका क्या आ गया, 10 न्यूटन मीटर आ गया क्या। एम डी की वैल्यू 40 और 25 दूनी 50, 50 माइनस 40 तो 10 न्यूटन पर मीटर। कहाँ तक पहुंच गया, डी तक। अब कहाँ जाऊं, सी पॉइंट पे। तो कहाँ मोमेंट लेना है, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट तक क्या दिख रहा है वो मैं बना देता हूँ। सी पॉइंट तक क्या दिख रहा है वो मैं बना देता हूँ। तो सी पॉइंट तक मुझे दिख रहा है साहब, सी पॉइंट तक दिख रहा है, वो मैं बनाता हूँ। तो सी पॉइंट तक में सी से डी पे एक लग रहा है यूडीएल, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन पर मीटर, लेंथ कितनी 4 मीटर का। उसके आगे एक बी पॉइंट है जिस पे रिएक्शन लग रही आर बी, वैल्यू है 25, डिस्टेंस है 2 मीटर। उसके आगे ई पॉइंट है जिस पे क्या लगा हुआ है, कपल, वैल्यू कितनी लगी 40 न्यूटन मीटर की। और ये मेरा कौन सा पॉइंट है, एफ पॉइंट है। डिस्टेंस ये 3 मीटर, ये 2 मीटर। कहाँ मोमेंट लेना है, सी पॉइंट पे, है ना। तो मैंने ला बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। जहाँ मोमेंट लेना है उस पर रखना पड़ेगी उंगली और बाकी सब फोर्स को घुमाना पड़ेगा। तो देखता हूँ डायरेक्शन क्या होती है। सी पॉइंट पे चला, ये क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, आर बी घुमाया, आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया प्लस एंटी क्लॉकवाइज 25। ये आपका 10 घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये माइनस। ठीक है, लिखना चालू करता हूं। तो मैंने बोला बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, एम सी, है ना, मोमेंट एट पॉइंट सी। यहां क्या हुआ, ये आपका मोमेंट है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रहेगा तो -40। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, कुछ नहीं, तो क्यों नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक तरीके का मोमेंट है। प्लस आर बी एंटी क्लॉकवाइज कितना 25 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 और 2 6। उसके बाद ये 10, तो 10 आपका कैसे घूम रहा क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज, तो -10 इंटू 4
10 क्योंकि 10 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर के लिए कितना है, 1 मीटर के लिए 10, तो 4 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 10 × 4। और चूंकि मूवमेंट निकाल रहा हूँ तो यूडीएल कहाँ एक्ट होता है, उसके मैक्सिमम इफेक्ट कहाँ होता है, उसका सेंटर पे, इसलिए मैंने लिखा 4/2। क्या लिख दिया 4/2। 4/2 से कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। किसी को कोई दिक्कत? तो एमसी की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो एमसी की वैल्यू -40 प्लस हो गया 6 पंचे 30, 3 6 2 12 3 15 150 -2 2 4, तो ये हो गया 80। एम सी इक्वल टू हो गया -120 प्लस ये प्लस 30 न्यूटन मीटर। तो ये आपका मोमेंट एट सी आ गया। देन लास्ट में आएगा एम ए, कितना आएगा, सिंपली सपोर्टेड पे कोई भी मोमेंट नहीं होता एक्सेप्ट जब तक कि कोई कपल नहीं लगे। तो मैंने बोला मोमेंट एट, बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। कहाँ मोमेंट ले रहे हैं, ए पे। पूरा बीम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो वैसे ही के वैसे। घुमा के देखता हूँ, चलता हूँ क्वेश्चन में। ए पॉइंट पे चला, ये 40 किलो न्यूटन का कपल है क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये माइनस। ये आर भी घुमाया डाउन डायरेक्शन अपवर्ड, ऐसे घुमाऊंगा तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो आर बी की वैल्यू, क्योंकि राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये 10 घूम रहा है, ये 10 घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये लिखा 10 वाला और वो भी माइनस में। तो अब इसको लिखता हूँ वहाँ पे और चेक करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं, ये आएगा 40, क्लॉकवाइज है तो माइनस, क्योंकि राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो माइनस कितना 40 इंटू 2 और 4 6, 6 और 2 8 और 3 11 लिखूँ क्या, लिख दूँ 40 × 11? नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये क्या है, कपल है, और कपल मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसमें अलग से कोई फोर्स, उसमें अलग से कोई लेंथ का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। तो 40 इंटू कुछ नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद देखें आर बी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। आर बी की वैल्यू 25 इंटू यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 और 4 6, 6 और 2 8, तो +8। ठीक है, फिर आएगा ये 10 कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो मैंने लिखा माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज 10 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लगा 4, ये तो हुआ फोर्स, कहाँ एक्ट होगा सेंटर पे, 4/2। 4/2 से मैं कहाँ पहुंचा, यहाँ सेंटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बात कर रहा हूँ, सी से सेंटर हुआ या डी से भी सेंटर, तो ये हो जाएगा 4/2। तो 4/2 से मैं यहाँ तक पहुंचा। ए तक जाने के लिए और कितना ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 4/2 तक तो सी गया, ए तक जाने के लिए 2 मीटर और ऐड करना पड़ेगा, तो +2 और कर दिया। उसके अलावा कुछ और है क्या, नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली मोमेंट आना चाहिए 0, अगर आ रहा तो सही है और नहीं आ रहा तो आपने गलत किया। चेक कर लो उसको। मोमेंट आना चाहिए 0, अगर आ गया तो ठीक है और नहीं आया तो आपने गलत किया। तो हमें आना चाहिए 0, क्यों आना चाहिए, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड पे या हिंज सपोर्ट पे मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस केस पे हमें 0 आ गया। तो यहाँ देख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए। लिख लिया होगा तो अब इसको अपन मिटा के और इसका डायग्राम बनाते हैं। मैं यहाँ मोमेंट लिख लेता हूँ ताकि मुझे डायग्राम बनाने में इजी रहे। तो एम एफ की वैल्यू मेरी 0, एम ई राइट की वैल्यू मेरी 0, एम ई लेफ्ट की वैल्यू मेरी -40, एम बी लेफ्ट की वैल्यू मेरे -40, एम डी की वैल्यू 10, एम सी की वैल्यू +30 और एम ए की वैल्यू 0। ये मैंने अपने कैलकुलेशन के लिए लिख ली। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ और बनाता हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए 4th पॉइंट मैंने लिखा था कि मेरी पॉजिटिव वैल्यू बेस लाइन के ऊपर प्लॉट होगी, निगेटिव वैल्यू मेरी बेस लाइन के नीचे प्लॉट होगी। तो ये मेरा 4th पॉइंट था।
उसके बाद मेरा जो सेकेंड पॉइंट था कि इफ देयर इज अ नो लोडिंग देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अगर कोई लोडिंग नहीं है तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और अगर कोई लोडिंग है, ब्रैकेट में लिखा था यूडीएल और यूवीएल, तो पैराबोलिक कर्व साथ में। चूंकि कपल लगा है तो कपल के केस में हमें मालूम है कि कपल की टेंडेंसी होती है डायग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करना, इसलिए कपल पे हमने क्या कर लिया, राइट और लेफ्ट ले लिया। अब मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ। तो एक्सिस लाइन की जहाँ आपने एसएफडी बनाया होगा उसी के नीचे बनाएंगे इसको, ऐसे लाइन खींच के, ठीक है। तो ये मैं आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनवाता हूँ। और सबसे पहले उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने उसके लिए बेस लाइन खींची। बेस लाइन मतलब जहाँ पे आपकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई, पूरी जीरो रहेगी इस एक्सिस में। अब मैंने बोला एफ पॉइंट पर मोमेंट मेरा कितना आया, वो प्लॉट करता हूँ। फोर्थ पॉइंट की नेगेटिव वैल्यू पॉइंट लाइन बेस लाइन के नीचे, पॉजिटिव वैल्यू बेस लाइन के ऊपर। तो मेरा पहली वैल्यू है एम एफ की 0, एम ई राइट की वैल्यू 0 है ना, इसको लिखना पड़ेगा एम ई राइट है ना। 0 क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट आएंगे, क्योंकि कपल है तो पहले जब कपल कंसीडर नहीं किया तो 0, फिर कपल आगे बैठ गया तो कितना हो गया साहब, -40। तो ये मेरा हो गया वैल्यू 40, ठीक है, ये हो गया 40। के बाद एम बी की वैल्यू है ना, इसको लिख दूंगा लेफ्ट, हमेशा पहली वैल्यू राइट से जोड़ते हैं। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी हुई, तो वो भी 40, तो ये बना दिया 40। उसके बाद डी की वैल्यू कितनी हुई, +10, तो अगर माइनस यहाँ है तो प्लस आएगा ऊपर। 40 में इतना बना रहा हूँ तो 10 उसका फोर्थ बना लेना अपने हिसाब से, है ना। उसके बाद बात करता हूँ सी पे वैल्यू आ रही +30, तो 40 से थोड़ा सा छोटा, 10 से बड़ा, और ए पे मोमेंट आ रहा 0। तो ये तो मेरा फोर्थ पॉइंट था कि अगर बेंडिंग मोमेंट आपका पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर बनेगा, नेगेटिव रहेगा तो नीचे बनेगा। उसके बाद मैंने बोला था कपल जहाँ भी रहेगा वहाँ मुझे लेफ्ट और राइट कंसीडर करना है, इसलिए यहाँ पे 2 वैल्यू आई, ई पॉइंट पे राइट और लेफ्ट, ठीक है। फिर मैंने बोला था सेकंड पॉइंट कि इफ देयर इज अ नो लोडिंग, अगर स्पान पे कोई भी लोडिंग नहीं है तो मेरा जो शेयर फोर्स डायग्राम, जो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा, अगर कोई लोडिंग नहीं है, मतलब यूडीएल या यूवीएल नहीं है, तो रहना चाहिए इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब वैल्यू 0 0 है तो उसमें मैं क्या करूं, जब वैल्यू 0 0 है तो मेरे को तो वैसे 0 से 0 जोड़ना है, तो वो गलती से क्या बन रहा है, वो गलती से नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू से कितना बन रहा है, वो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन रहा है। बनना तो कितना चाहिए था, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो एक्सिस पे ही तो रहेगा पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, चूंकि कपल लगा हुआ है, कपल के कारण डायग्राम डिक्रीज हो गया, कितने से, 40 से। फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो फिर से आना चाहिए एक्चुअल में तो आपका इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगेन 40 ही वैल्यू है, तो आप इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन 40 से 40 को मिलाने में बना नहीं सकते, तो वो केवल वैल्यूज के कारण आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आई है। बननी तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन 40 वैल्यू पे कहाँ से बना दूंगा। देन बी से डी कुछ नहीं है तो बनेगी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो साहब ये मेरी बन गई इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या बन गई, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या बन गई, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और मैंने बोला था कि अगर मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जाए और बेस लाइन को कहीं कट करे, तो उस पॉइंट का नाम होता था, उस पॉइंट का नाम होता था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है। फिर मैंने बोला थर्ड पॉइंट, इफ देयर इज अ लोडिंग, ब्रैकेट में लिखा यूडीएल और यूवीएल, अगर यूडीएल या यूवीएल है तो मेरा डायग्राम बनेगा पैराबोलिक कर्व। कैसा बनेगा, पैराबोलिक कर्व। और फिर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। मैं ये वैल्यू ये पॉजिटिव वो नेगेटिव हैचिंग कर दूंगा, तो मेरा ये कौन सा डायग्राम बन गया, इस डायग्राम का सुंदर सा नाम हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैंने बोला एफ पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू 0, ई पे 2 आएंगी क्योंकि कपल है, तो एक राइट और एक लेफ्ट। राइट की वैल्यू आई 0, लेफ्ट की आई -40, तो बेस लाइन के नीचे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला बी पॉइंट पे बात करें तो बी पॉइंट पे भी आ रही वैल्यू 40, वो भी माइनस की, तो बेस लाइन के नीचे। डी पॉइंट पे बात करें तो मोमेंट की वैल्यू आ रही प्लस की 10, तो बेस लाइन के ऊपर 10। अगर 40 इतना बना तो 10 उसका 1/4 बना लेना। स्केल लेके नहीं 40-50 सेंटीमीटर खींचने लगना है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद सी की वैल्यू +30, तो +30 तो बेस लाइन के ऊपर +30, और ए पे मोमेंट 0 तो ये 0। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर
अब जब यहाँ वैल्यू और यहाँ वैल्यू नहीं है तो जब भी कोई लोडिंग नहीं है तो आना तो चाहिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। बेंडिंग मोमेंट के केस में नहीं, शेयर फोर्स के केस में आता है। तो मैं फिर से अगर याद करता हूँ, रिकॉल करता हूँ सेकंड पॉइंट, इफ देयर इज एन लोडिंग देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब 0 0 वैल्यू तो काय का इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, कोई मूवमेंट ही नहीं आया उसमें, तो 0 0 है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस स्पान पे कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ, मैंने बोला ई पॉइंट पे आया, ई पॉइंट पे क्योंकि कपल लगा है तो मेरा क्या हो गया, डिक्रीज या इंक्रीज होता है कपल के कारण, तो ये डिक्रीज हो गया 0 से -40 का। उसके बाद मैंने बोला कि इफ देयर इज अ नो लोडिंग, तो कोई लोडिंग नहीं है तो आनी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन चाहिए। लेकिन वैल्यू की बात करता हूं तो वैल्यू तो वो +40 आ रही है, तो 40 को 40 से मिलाने जाऊंगा तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन खींची नहीं सकती, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से ही जोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वैल्यू ऐसी आ रही है। अगर ये 60 आती तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, -20 भी आती तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, माइनस मान लो +60 भी आती तो भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आ जाती, लेकिन -40 और -40 तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ गई, वो मेरी मजबूरी है। उसके बाद डी पे बात करूं तो 10 है, देयर इज अ नो लोडिंग, बी से डी में कोई लोडिंग नहीं है तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन -40 था +10 था, मिल गया। जहां आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव से पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव से नेगेटिव होगा और बेस लाइन को कट करेगा तो उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। आगे चले तो आगे चलने में क्या होगा आपका, आगे आप जैसे ही चले तो इफ देयर इज अ लोडिंग, तो लोडिंग है कितनी है, सी से डी है, कितनी लोडिंग है, तो सी से डी में आपकी लोडिंग है यूडीएल, तो यूडीएल के कारण बनेगा पैराबोलिक कर्व, और देयर इज अ नो लोडिंग तो आपका बनेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। पॉजिटिव बना के हैचिंग कर दी, तिरछी सीधी करोगे तो एक्सेस लाइन, और उसमें कोई अंतर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पेपर में आप पेन और पेंसिल ही चला सकते हो ना। ये रंग बिरंगा पेन तो मैं चला ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है समझाने के लिए। एग्जाम में आप चलाओगे ब्लू कलर का पेन और पेंसिल, ब्लैक पेन भी मेरे ख्याल से अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम में अलग अलग कलर के पेन अलाउ नहीं है, क्योंकि माँ साहब चलेंगे रेड से चेक करने, और माँ साहब की तरह तुम लाल लाल से लिख दोगे तो नंबर फिर क्या, माँ साहब ने क्या चेक किया, तुमने क्या किया, गलत हो जाएगा। ग्रीन से करोगे तो वैसे ग्रीन प्रिंसिपलों के लिए होता, अपने लिए होता नहीं, तो ग्रीन से करना नहीं है। तो रंग बिरंगा नहीं, आपको एग्जाम में बनाना है पेन और पेंसिल से। पेन आपका तो एक्सिस लाइन पेंसिल से बना लेना, बाकी डायग्राम पेन से बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इसको बना लीजिए, इस तरीके से आप बनाते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके मैक्सिमम कैलकुलेशन की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ आपको वैसा पर्टिकुलर देगा नहीं। अगर ये मैकेनिक्स का पार्ट होता तो उस केस में जरूर अपन करते। तो वीडियो रोक के आप बना लीजिए इसको, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। बेसिकली चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उस पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनाना पड़ेगा, उस पर आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन के साथ। 3 मोमेंट थ्योरम में शेयर फोर्स डायग्राम कभी कभी बनवा लेता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट तो बनवाता है, उसके बिना कैलकुलेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक क्लास में इतना मोर देन इनफ है। कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपका क्या हो जाए, SFD BMD और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो एक मेरा बीम है, कैंटिलीवर बीम, उस पर आपका 1 किलो न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेंथ भी है 1 मीटर। फिर 1 मीटर बाद पे एक यूडीएल लग रहा है, कितने का, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। साथ ही साथ में इसके सेंटर पे एक पॉइंट लोड और लग रहा, 3 किलो न्यूटन का। ये डिस्टेंस भी हो गई 1 मीटर की, ये डिस्टेंस भी हो गई 1 मीटर की, मतलब यूडीएल कितनी डिस्टेंस पर लगा, 2 मीटर पर। ठीक है, साथ में यूडीएल के स्टार्ट पे आपका एक पॉइंट लोड और लग रहा है, कितने का लग रहा है, 2 किलो न्यूटन का। और उसके बाद फ्री एंड पे इसके एक 2 किलो न्यूटन का लोड और लग रहा, ये 1 मीटर पे। नाम आप इसका जो भी लिखना चाहे, इसको नाम दे दो A, इसको दे दो B, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F, जो भी देना। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्यों इसलिए प्रैक्टिस के लिए दे दिया कि 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि यूडीएल के स्टार्ट को छोड़ के आपको राइट और लेफ्ट लेना पड़ेगा, हमने पढ़ा था, ठीक है, और यूडीएल का कंसेप्ट है इसलिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आप। ये तो आपका कैंटिलीवर बीम था, एक अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर यूडीएल की इंटेंसिटी अलग अलग है। पहली इंटेंसिटी दे दी 0.5 न्यूटन पर मीटर की, 0.5 किलो न्यूटन मीटर की। दूसरी इंटेंसिटी थोड़ा बड़ी बना दी क्योंकि वैल्यू बढ़ी और पूरे स्पान पे यूडीएल लग रहा है, इसलिए उसने अलग अलग तरीके से डिनोट कर दिया, है ना, कि दिखे।
और फिर अगेन आपका यूडियल लग रहा है कितने का, 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर का। लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो जो मेरी लेंथ है, लेंथ 1 मीटर पे ये लगा है, फिर 2 मीटर पे लगा है, और फिर ये 2 मीटर पे लगा है। तो इस यूडियल से आपका यूडियल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए ये किया है। और एक और क्वेश्चन मान लेते हैं, तीसरा, एक कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम में आपका क्या हो गया, एक कपल लग गया। पहले आपका जो कपल लग रहा था वो क्या लग रहा था क्वेश्चन में, क्लॉकवाइज था। इस बार कपल आपको दे दिया एंटी क्लॉकवाइज, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। डिस्टेंस यहाँ से हो गई 2 मीटर की, डिस्टेंस यहाँ से हो गई 2 मीटर की। फिर इसका नाम हो गया आपका 3 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड, और फिर एक कपल लगा, फिर एक कपल लगा कितना का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने का, ये लगा 3 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। और फ्री एंड पे एक आपका लग गया 2 किलो न्यूटन का। नाम देने के लिए इसका नाम यहाँ ABCD भी दे सकते थे या A भी ले लेते, यहाँ भी आपकी मर्जी। सपोज A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, तो ये हो गया C, D और E। लेंथ की बात करूँ तो ये 2 मीटर, ये भी मान लीजिए 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए 1 मीटर दिया हुआ है, और ये 2 मीटर। ये 3 तरीके क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका SFD-BMD के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इतना हमें SFD-BMD आना चाहिए था, तभी हमारा क्या होता, इतना SFD-BMD बनाने में, आपको प्रैक्टिस करने में ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आपका मान लो मैकेनिक्स कमज़ोर था तो भी आपका इस केस में शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप निकालना सीख जाओगे, रिएक्शन निकालना सीख जाओगे, क्योंकि बिना रिएक्शन के कुछ आगे सॉल्व नहीं होना है। इसलिए रिएक्शन तो आपको मालूम होनी चाहिए, कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। इसी SFD-BMD का वही मैकेनिक्स के ट्रस्ट का एडवांस फॉर्म है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसलिए हमें आना चाहिए था। इसलिए हमने 2 से 3 क्लास SFD-BMD बनाने में सीखी। 2 से 3 क्लास में कितने तरीके के लोड होते हैं वो पढ़ा। 2 से 3 क्लास में हमने ये पढ़ा कि कितने टाइप के बीम होते हैं, कितने टाइप के लोड होते हैं, कितने टाइप के सपोर्ट्स होते हैं या एंड कंडीशन होती है, और उसके कितनी रिएक्शन आती है, रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है, शेयर फोर्स डायग्राम कैसे कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इतना अब एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इतनी दोनों तीनों क्लास पढ़ेंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा। जिसको पहले से ही ये सब आता था उसने मान के चलिए कि रिविजन क्लास है, जिसको थोड़ा बहुत आता था उसके लिए समझ लीजिए कि हमारा प्रैक्टिस क्लास है, और जिसको कुछ नहीं आता था वो समझ लीजिए कि हमारी बेसिक क्लास है। और इस पर जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। जब भी आपके कंसेप्ट अच्छे रहेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से आएंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।